Very good morning to all of you and welcome back. And today we have anyway a short class, so let's quickly get on to our business. I don't know somehow आज कैसे कुछ chaotic हो गया या क्या हो गया कि मुझे क्लास ही नहीं दिया गया फुल वाला, पता नहीं कुछ शायद प्रॉब्लम हुआ होगा. I think let's straight away get to business. सबसे पहले मेरे ख्याल से कुछ डाउट क्लियर कर लिया जाए, है ना, जो उस पे आए थे, है ना. Saurav has made a very cunning comment, and that is 1 hour 10 minutes तो short class है. हाँ, बहुत short है. कायदे से 5 hour 20 minutes तो होना चाहिए था, लगा था, है ना. यार ये last statement मेरा था, but first statement सौरभ के ही थे. So naughty comments to begin. अभी अभी क्लास 40 मिनट की या 1 घंटे की है? ये वाला तो I think शायद 45 minutes था, but 5 मिनट तो लॉगिन और इसमें लग जाता है. Like you are right, 40 minutes ही बचता है. चलो, anyway, good morning messages from Hardik, Aditya, Yatharth. Two Adityas. Oh, what? चलो, maybe. सौरभ ने तो अपना कमेंट किया, रोहानी, प्रियंक, अदिति. चलो, good. अच्छा, सौरभ नाउ सेज की हाँ मैं तो गुड मॉर्निंग भूल गया, बस कमेंट पे रह गया. चलो कोई बात नहीं, इट्स ऑल फाइन. हमें कल अब ऐसे भी दुख के दर्द थे, सॉरी दुख के घड़ी थे और दुख दर्द के घड़ी थे, मैच हार गए थे, तो उसका असर तो शायद अभी भी होगा थोड़ा बहुत, है ना, बट व्हाट कैन यू डू. चलो एनीवे, तो लाइक लेट्स क्विकली गेट ऑन टू आवर बिजनेस एंड दैट इज ऑन डिस्कसिंग द पेपर. तो कईयों ने डाउट वगैरह पूछे हैं मेरे से. एक तो 8 क्वेश्चन तो बहुत लोगों ने कि 8 क्वेश्चन का थोड़ा डिस्कस कर लीजिए. तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले 8 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, और अगर इन द मीनवाइल और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे जस्ट मैसेज पे डाल दो कि भाई ये वाला क्वेश्चन नंबर्स है, सो दैट मे बी यू नो आई कैन प्रोबब्ली टेक अप सम मोर एज वेल. ठीक है ना. तो लेट मी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला क्वेश्चन ना करके मैं थोड़ा सा एक दूसरा क्वेश्चन करना चाहता हूँ. क्यों? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली मैंने करा रखा. से कब करा आपने? क्यों याद नहीं है? आरब से जीएम सर, आजकल शॉर्टकट का जमाना है, तो जीएम को हमें समझना पड़ता है, ये गुड मॉर्निंग है. है ना. चलो एनीवे, तो जो हमने क्लास में किया था वो था जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना. और ये जो क्वेश्चन है ये भी कुछ पूछ रहा है कि भाई इसको भी कुछ कन्वर्ट करना है, तो उसके कुछ कुछ दे रखा है, अल्फा बीटा गामा कुछ ऐसे. तो मैं उस पर बाद में आता हूँ. थोड़ा सा पहले जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने का प्रोसेस एक बार देखिए. उसके लिए कन्वर्जन फैक्टर होता है, और वो कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना. नाउ सौरव हैज मेड ए कमेंट कि एक बार किसी फ्रेंड ने या किसी बंदे ने जो उसको मैसेज किया था THSM, तो पहले समझ में नहीं आया, बाद में पूछा तो वैसे THSM है क्या, देखते हैं जरा लोगों का गेस क्या है. ना 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 ना, वो माइक्रोफोन में नहीं, फिर तो सबको सुनाई देगा मैसेज पे. क्वेश्चन अरे क्वेश्चन नहीं, मैं तो ऐसे ही. सर वो वर्ड बता दो एक बार. THSM. ओके चलो ठीक है, सबने इनडायरेक्टली करेक्ट तो गेस कर लिए. खैर थैंक यू सो मच, है ना. लेकिन वो अलग बात है कि THSM एक्चुअली उस तरीके से होता नहीं है, तो उन्होंने यू को स्किप करके थैंक यू का TH और SM सो मच. तो आजकल जमाना ऐसे है, तो यू आर इट्स ऑल अ पजल आल्सो एंड इट्स ऑल फन एज वेल. चलो ठीक है, आरव वैष्णवी, है ना. नाउ आरव हैज एडेड वन मोर एंड दैट इज WDYM. चलो ऐसे तो लगता है कि पूरे दिन इसी में चला जाएगा, इससे अच्छे के क्वेश्चन 8 शुरू करें. देखो 1 जूल को जब हमने कन्वर्ट किया तो मैंने बताया था कि कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, ओल्ड अपॉन न्यू इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, है ना. तो हमें पता है जूल क्या होता है, मतलब एनर्जी हो गया mL² T-2, है ना. तो हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं ना, ओल्ड बाय न्यू, है ना. तो ओल्ड बाय न्यू मतलब हो गया m, है ना, बाय m. तो ये सारे ओल्ड वाले और ये सारे न्यू वाले, m इंटू L², है ना, बाय L² इंटू T-2 बाय. तो हमने जूल को कन्वर्ट करने के लिए क्या किया ना, इसको रखा ओल्ड मतलब केजी,
और इसको रखा सेंटीमीटर। अब जरा सोचो, सेंटीमीटर रखना जरूरी है क्या? मैं इसको 1/1000 kg भी तो कह सकता हूं, है या नहीं? तो ये हो जाएगा 1/1000, यानी 1/1000 1/1000 kg। सपोज जो नया यूनिट है वो सेंटीमीटर नहीं है, वो है 1/1000 kg। यू माइट से सॉरी, वो ग्राम नहीं है, सपोज 1/1000 kg। यू माइट से 1/1000 ही तो kg तो ग्राम होता है, मुझे मालूम है, बट मैं कह रहा हूं मैं उसको ग्राम में एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूं, सपोज मैं उसको केजी में एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो 1/1000 ही तो होगा ना। आई नो कि वो बराबर ही है, बट इट इज जस्ट अ लिटिल डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेस, और कुछ नहीं। तो मैं इसको ग्राम भी लिख सकता हूं और इसको मैं 1/1000 kg भी लिख सकता हूं, और इसके पीछे रीजनिंग है, मैं बताता हूं क्या है। उसके बाद नेक्स्ट इनटू 1/, अब देखो ओल्ड बाय न्यू करोगे तो ये तो मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो मैं इसको भी सेंटीमीटर ना कह के इसको मैं लिख रहा हूं 1/100 मीटर। क्या दिक्कत है? चलो 1/100 मीटर का स्क्वायर इनटू टाइम का तो पता ही है कि वो उल्टा हो जाता है, बट टाइम में क्या है कि 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, तो एसआई और सीजीएस में सेम यूनिट होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई फर्क पड़ेगा, जैसे मान लो मैंने डिफाइन किया न्यू टाइम को एज 20 सेकेंड्स, है ना, तो फिर तो यहाँ पे 20 रखोगे ना, लेकिन वो -2 में है तो वो एक्चुअली 20 ऊपर चला जाए, तो ध्यान रखना इस चीज। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जरा सोचो, ओ 8th क्वेश्चन में वो जो जिसके आंसर्स कुछ थे अल्फा कुछ बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर कुछ था, अभी मैं आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, रुक जा जरा इसके प्रोसेस को एस्टैब्लिश कर लिया। अपॉन, है ना, फिर t टू द पावर के लिए जो भी आएगा, मतलब तो वो तो खैर यहाँ पे 1/1 का होल स्क्वायर। इस बार 1/1 क्यों है? क्योंकि एसआई में भी और सीजीएस में दोनों में सेकंड होता है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब जरा सोचो अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो बोल रहे हैं कि मेरा जो नया यूनिट है वो है अल्फा केजी, तो यानी बेसिकली अल्फा 1/1000 हो गया भाई। अल्फा केजी अगर नया यूनिट है तो हमारे रेलिवेंट अगर देखो तो अल्फा तो 1/1000, और नया यूनिट है बीटा मीटर, तो बीटा क्या हो गया 1/100, और गामा इस केस में क्या है 1 है। तो यानी एक्चुअली क्या हो जाता है ना, ओल्ड को अगर न्यू में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इन दैट केस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किस चीज से मल्टीप्लाई करो? 1/अल्फा इनटू 1/बीटा स्क्वायर इनटू 1/गामा का होल स्क्वायर, क्योंकि टू द पावर -2 तो गामा स्क्वायर ऊपर चला गया, यानी हो जाएगा गामा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा स्क्वायर। यानी क्या हो रहा है देखो कि अगर मुझे ओल्ड को यानी 1 जूल को न्यू सिस्टम में अगर कन्वर्ट करना है तो इतने से मल्टीप्लाई करके न्यू सिस्टम के क्या वैल्यू आएगा, तो वही तो आ रहा है इसके। सर क्वेश्चन क्लियर नहीं, हाँ क्वेश्चन क्लियर नहीं था। बेटे मुझे ना सुनाई नहीं दिया। तो कह रहा क्वेश्चन क्लियर नहीं था। एग्जैक्टली क्या क्लियर नहीं था? सर उसमें 1 जूल की वैल्यू पूछी गई, तो वो तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो वैसे तो अल्फा बीटा पर गामा स्क्वायर। ना क्वेश्चन तो बहुत क्लियर है, मैं बताता हूँ क्या। देखो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, सपोज मैं एक नया केजी डिफाइन करता हूँ 2 kg। थोड़ा सोचो, अगर एक नया केजी को मैं डिफाइन करता हूँ 2 kg, तो जो आज 2 जूल है ओरिजिनल, वो तो 1 जूल हो जाएगा ना न्यू यूनिट में, है या नहीं? तो अल्फा से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यानी 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है, तो वही तो दे रहा है 1/अल्फा ही तो हो रहा है। सर इसमें कन्वर्जन के बारे में कुछ लिखा ही नहीं था क्वेश्चन में। अरे इससे ज्यादा क्या क्लियर लैंग्वेज होगा भाई? क्या लिखा है देखो, द वैल्यू ऑफ 1 जूल इन दिस न्यू सिस्टम कितना होगा, तो यही तो होता है। अगर मान लो मैं कहता हूं कि 1 जूल का वैल्यू इन द न्यू सिस्टम यानी सीजीएस सिस्टम बताओ, तो यानी सीजीएस इज द न्यू सिस्टम। इससे ज्यादा और क्या क्लियर लैंग्वेज होगा, है ना? चलो कोई बात नहीं, देखो इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, इससे दुखी मत हो जाना कि अरे मेरे से नहीं हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं हुआ वो सब चीजें मत देखो। व्हाट यू लुक एट इज, नाउ दैट्स मोर इंपॉर्टेंट इज दैट कि मेरे से गलती हो गया, चलो उसको करेक्ट करो,
मैं क्वेश्चन को समझ नहीं पाया, क्यों नहीं समझ पाया, क्या लैंग्वेज था और क्या तुमको समझना चाहिए था उस लैंग्वेज को, तो ये अब एक्सपीरियंस के बास्केट में चला जाता है और ये एक्सपीरियंस के बास्केट ही तुमको धीरे धीरे इंप्रूव करता है। तो देयरफॉर लुक एट टेस्ट्स, असाइनमेंट्स इन दैट फॉर्म। डोंट गेट एंग्री, डोंट गेट डाउनकास्ट, डोंट गेट सैड कि एक क्वेश्चन नहीं हुआ, एक क्वेश्चन में गलती हो गया, टेस्ट में कम आया, ज्यादा आया। इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। और एक चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा इज दैट आई एम श्योर कभी ना कभी कोई टेस्ट तो अच्छा दिए थे, बहुत सारे दिए होंगे। मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो 8th में तुम्हारे मैथ्स में बहुत अच्छा है, सपोज मान लो मेरा मैथ्स बहुत अच्छा नहीं आता है, बट 8th में किसी एक टेस्ट में मैथ्स में अच्छा है, लेट्स से, तो उसके पहले वाले टेस्ट में खराब भी तो है, एक ही टेस्ट में ना अच्छा है था, तो क्या उसके पहले के टेस्ट में क्योंकि खराब हुआ तो क्या उसके अच्छा अगले वाले में अच्छा नहीं हो सकता? ऐसा तो नहीं है। So therefore don't look at these things. What you look at is the positive approach, and that is learn from the things. Go ahead. So anyway, there are some more questions I think. Discuss the comprehension question is what Aiza is saying. I'm just starting that. सर लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस कर दो कौन सा बेटे? सर। 24th एक हाँ, एक 20 और 24 के लिए भी आया रिक्वेस्ट, अभी करता हूँ मैं 20 कौन और वाला? 20. मैं पहले कंप्रीहेंशन का कर देता हूँ। एक काम करें, सीरियली चले, 1 से लेके 8 तक है सिंगल चॉइस, तो मैंने 8 नंबर कर दिया। सिंगल चॉइस में है कोई? ओके, 2 का बोल रहे हैं देवादत्त, और 2 का बोल रहे हैं कि विच ऑफ इज रॉन्ग, तो सीटी इज सेम एज दैट ऑफ लैम्डा। अच्छा, कौन सा रॉन्ग है बोल रहे हैं? अच्छा, मुझे लगा तो सही है, ठीक है ना। Okay, I won't read out the name, but I will tell you what the experience is suggesting is that कभी-कभी पता नहीं क्या होता है, लेकिन इंग्लिश इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है क्वेश्चन के कि कई बार उसका मीनिंग ही समझ में नहीं आता। जैसे इंग्लिश में कई बार लिखा रहता है क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस, है ना, तो समझ में नहीं आया क्वेश्चन में क्या करना है। तो देखो, मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था या वर्डिंग्स यूज किए थे, अगर थोड़ा ध्यान से सुना होगा, आई एम श्योर यू मस्ट हैव गेट इट, एंड दैट इज एक्सपीरियंस बास्केट। व्हाट डिड आई मीन बाय दैट? मैं यही मीन कर रहा था कि हम हर टेस्ट में, हर क्वेश्चन में, हर जगह, हर असाइनमेंट में, हर पेज में, हर किताब में, हर क्लास में, हर इंटरेक्शन में, हर फ्रेंड के साथ बातें करने में कुछ ना कुछ सीखते हैं। वो एक्सपीरियंस बास्केट में डालो, ये मेन चीज। आज तुमको समझ में नहीं आया क्वाज़ी स्टैटिक क्या होता है, या ये डायनेमिक क्या होता है, या स्टैटिक क्या होता है, ठीक है, मे बी, बट वंस यू हैव स्टडीड दैट, अब तो ये कंप्लेंट नहीं आना चाहिए ना, या हम कंप्लेंट ही करेंगे। चलो, एनीवे, लेट्स स्टार्ट दिस। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। तो देखो, यूनिट ऑफ सर सीटी, सेकंड क्वेश्चन में डाउट नहीं है, एक्चुअली मैंने रॉन्ग वाला वर्ड नहीं देखा था, तो मेरा गलत है। ओहो। अब देखो, सर ये मेरा भी भी सेकंड रॉन्ग हो गया था क्योंकि इनकरेक्ट बताया था, मैंने करेक्ट बता दिया। देखो, ये भी एक्सपीरियंस बास्केट ही है और कुछ नहीं। कि हम लोगों के साथ एक दिक्कत क्या आता है कि सिंगल चॉइस क्वेश्चन, मतलब बताओ कौन सा सही है, एक्सपीरियंस है ये कहता है, बट अब एक एक्सपीरियंस हो गया कि कौन सा गलत है, ये भी एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट अगर सही दिख गया तो खुशी से आंसर मत कर देना, पहले इंस्ट्रक्शन तो पढ़ लो भाई। चलो, एनीवे, नाउ लेट्स मूव ऑन। सेकंड क्वेश्चन के बाद आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड। मैं सीरियली चल रहा हूँ, जितना होगा होगा, कोई बात नहीं, अगले दिन कर लेंगे। उसके बाद 7th आया है शिखर प्रेम, चलो ठीक, 777। वैसे मैं एक चीज बताऊं, देखो, डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है, ठीक है ना, और तीनों पॉजिटिव दिया हुआ है। देखो, तो ऑप्शन में तो एक ही ऑप्शन है जो तीनों पे पॉजिटिव है, बट चलो, हो सकता है कि किसी में नेगेटिव भी होता तो क्या करते, या हो सकता है कि 2 ऑप्शन में तीनों पॉजिटिव होता तो क्या करते, ये भी एक देखने वाला चीज है, नो डाउट। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले एक काम करो, एक्स वाले का डायरेक्शन कोसाइन है 3/5 रूट, ठीक है। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग देखो, तीनों में है 6, 8 और 10, या तो 8, 6 और 10, तो 3/5 रूट 2। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो यानी 6y 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का अंडर रूट। देखो जरा 3/5 रूट 2 आया नहीं। फिर अगला 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर,
अच्छा एक चीज और देखो, सेकेंड वाला डायरेक्शन कोसाइन पहले वाले डायरेक्शन कोसाइन से मैग्नीट्यूड में ज्यादा, तो यानी 8 और 6 तो नहीं हो सकता, 6 और 8 हो सकता। तो देखो 8 और 6 तो तुम्हारा जो है पहला ऑप्शन में है, तो वो हो नहीं सकता। 6 और 8 दूसरा तीसरे चौथे में, ठीक है। अच्छा तीसरे का देखो क्या बोलते हैं, नहीं 2 का दिया हुआ, 2 का डायरेक्शन क्वेश्चन दिया हुआ है और दोनों का देखो पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कौन सा दिया हुआ है, 8 और 6 ऑप्शन ए, और ऑप्शन डी हो गया 6 और 8। तो पहले वाले का डायरेक्शन कोसाइन देखो वैल्यू कम है, अगले वाले का डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू ज्यादा है, तो देयरफॉर उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होना चाहिए। तो 8 और 6 और 6 और 8 में अगर चूज करना होगा तो ऑब्वियसली हम कौन सा चूज करेंगे, 6 और 8, ठीक है। तो ये चीज आ गई, और 2 डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, दोनों पॉजिटिव दिया हुआ है, यानी सिर्फ ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। बस आई थिंक दैट्स गुड इनफ। या और कुछ रहता है इसके अंदर, समझ में आ गया? जिन्होंने डाउट पूछे थे, कई 2-3 जने ने पूछे थे, अब मैं सारा नाम पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। अगर अभी भी दिक्कत है तो नो कर दे दो, अदरवाइज वी विल गो अहेड। अच्छा 7 के बाद मैंने वैसे थोड़ा हड़बड़ी में बता दिया, मैं थोड़ा आराम से बोलता हूँ लास्ट थोड़ा। सर एक डाउट है, 2 डायरेक्शन कोसाइंस पॉजिटिव दिया गया, 3/5√2 4/5√2, और ये x और y का है, यानी i कैप और j कैप पॉजिटिव होना चाहिए। a और d में पॉजिटिव है, बाकियों में देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो यानी b और c ऑप्शन हट गया, a और b रह गया, सॉरी a और d रह गया। पहले वाले का डायरेक्शन क्वेश्चन है 3/5√2, अगले का है 4/5√2, यानी j वाला ज्यादा वैल्यू का होगा, i वाला कम वैल्यू का होगा। तो ऑप्शन ए में 8i कैप प्लस 6j कैप, तो j वाला ज्यादा होना चाहिए, तो है नहीं, तो यानी कौन सा रह गया, d वाला ऑप्शन। सर इसमें मैग्नीट्यूड का क्या यूज है? हाँ? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का इस केस में कुछ खास यूज नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सर वो सारे कोसाइन पॉजिटिव में दे रखे और इसका मतलब सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए, इसलिए भी डी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो नेक्स्ट 7 के बाद कौन सा आया हुआ है, एक और आया हुआ है 7 के बाद 10 और 11, 10 और 11, चलो ठीक। ओके देखो इसमें क्वेश्चन है E0 साइन अल्फा टी। देखो एक चीज ध्यान रखना, ट्रिगोनोमेट्रिक के अंदर जो क्वांटिटी होता है वो हमेशा डायमेंशनलेस। साइन 30 डिग्री हो सकता है, साइन π/2 रेडियन हो सकता है, साइन π/2 मीटर स्क्वायर नहीं हो सकता, या साइन 20 मीटर स्क्वायर ये नहीं हो सकता। यानी साइन कॉस टैन से कोसेक कॉट जितना भी है उसके अंदर क्वांटिटी डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो देखो ये जो साइन अल्फा टी है, यानी अल्फा टी को डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, लेकिन टी तो डायमेंशन वाला है, तो देखो अल्फा क्या होगा 1/t। एक तो इतना पता चल गया। और क्या, कोई भी, अच्छा अब एक चीज सुनो, 10 मीटर का होल स्क्वायर हो सकता है, तो ध्यान से सुनना इस चीज को, 10 मीटर को मैं होल स्क्वायर कर सकता हूं तो हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, लेकिन मैं 2 को 10 मीटर का स्क्वायर नहीं कर सकता, यानी ये पॉसिबल नहीं। 10 मीटर का टू द पावर 2 ये ओके है, लेकिन 2 का टू द पावर 10 मीटर ये ओके नहीं है। इसका मतलब समझो, यानी ये तो ठीक है, ये गड़बड़ है। इसका मतलब समझो, कोई भी पावर डायमेंशन वाला नहीं हो सकता। पावर में जो क्वांटिटी होगा वो डायमेंशनलेस होगा। तो यहाँ पे पावर है, कौन सा पावर है, e टू द पावर माइनस अल्फा टी बाई बीटा एक्स, तो यानी अल्फा टी बाई बीटा एक्स, इसको भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, लेकिन अल्फा टी तो ऑलरेडी डायमेंशनलेस है, तो यानी बीटा एक्स को अलग से डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, बीटा एक्स को अलग से डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, और अल्फा टी को अलग से डायमेंशनलेस होना। दैट्स व्हाट इट इज। आई थिंक इससे हो जाएगा शायद, है ना, 10 और 11 आई थिंक इससे हो जाएगा फिर शायद, है ना। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आई थिंक 10 11 भी हो गया, उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन 17 18 और 20। आरओएस की मेरे मल्टीपल करेक्ट में 2 ऑप्शंस करेक्ट है, मिसिंग है। व्हाट इज द क्योर? इसका कोई क्योर नहीं बेटे, डोंट वरी, ठीक है ना। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, एक्सपीरियंस मोर एंड मोर, तो हो जाए। देवदत्त आस्क्ड अबाउट 12th क्वेश्चन। एक्चुअली 12th क्वेश्चन में क्या है कि
मैं ना इसका सिर्फ स्टार्टिंग कर देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है इसलिए मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ उसमें, बट मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू गेट। इसमें पता क्या है, कभी भी अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आता है जिसमें बोलते हैं कि ये तीन को स्टैंडर्ड क्वांटिटी कर लो और उस क्वांटिटी को इन तीनों के स्टैंडर्ड क्वांटिटी मानते हुए एक्सप्रेस करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये बोल रहे हैं कि सपोज मैंने प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को मान लिया यूनिट ऑफ, और उसको यूज करके यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास, ये सब निकालना है, तो हम क्या करेंगे? तो हम लेंगे L is proportional to the power x to the power y to the power z। अब x y z क्या है वो तो सॉल्व करके निकालना, पर इसमें डालना क्या है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है ना, E is equal to h nu, फ्रीक्वेंसी मतलब, तो E होता है m l square t minus 2, और उधर हो गया h into nu, nu मतलब 1/t, तो एक t इधर आ जाता है, यानी m l square t minus 1, यानी ये हो गया m l square t minus 1। कैसे आया देखो, E is equal to h into nu, nu is frequency, frequency मतलब होता है 1/t, यानी इक्वल टू h into 1/t, और E हो गया एनर्जी, तो यानी m l square t minus 2, वो t ऊपर आ जाएगा तो t minus 1, तो देखो m l square t minus 1, यानी h हो गया इक्वल टू m l square t minus 1। ठीक है, ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। उसके बाद है स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट का मीटर पर सेकंड है ना, तो L t minus 1, और उसके बाद है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का किसी को याद है? नहीं तो मुझे डिराइव करना पड़ेगा, है ना। तो फोर्स gm1 m2 by r square, 3t minus 2 होता है। एक सेकंड, फोर्स हो गया gm1 m2 by r square, m minus सर m इनवर्स m इनवर्स l क्यूब t माइनस, ठीक है ना। अब आ गया, अब ये आ जाएगा l, तो यानी m to the power 0, l to the power 1, t to the power 0, ये हो गया m to the power x minus z, l to the power 2x plus y plus 3z, और t to the power minus x minus y minus 2z। अब देखो x minus z 0 होगा, minus x minus y minus 2z भी 0 होगा। सर इसके आगे हो जाएगा। हाँ? हो जाएगा। हाँ, अब तो समझ में आ गया ना, तो इससे क्या होगा ना, x y z सॉल्व हो जाएगा। सर एक बार ऐसे ही सॉल्व क्या कर दो करना, ये सर। पहला, तो अब देख लो L किसके साथ प्रोपोर्शनल है वगैरह आ जाएगा। ऐसे M को ले लिख लो, क्योंकि M भी पूछा है यहाँ, तो M के जगह फिर M लिख लो, तो यानी m to the power 1, l to the power 0, t to the power 0, ये तो सेम ही रहेगा। तो इससे देखना x और y और z के कोई दूसरे सेट ऑफ वैल्यूज आएंगे, तो उसको भी लेके चेक कर लो कि ऑप्शंस कौन से करेक्ट, और मैंने आंसर्स दे रखे हैं, एक बार मिला लो, इन केस कुछ दिक्कत होता तो हम डिस्कस करें, डोंट वरी। ठीक है, एक बार सॉल्व कर दो, इसमें दिक्कत थी। ये पूरा ही सॉल्व करना है। हाँ सर, चलो मैं एक ही कर देता हूँ फिर, है ना, L वाला कर देता हूँ, एटलीस्ट M वाला खुद कर लेना। सर इसका एक ऑप्शन करेक्ट आ रहा था और वो पता नहीं कैसे आ रहा था, दो नहीं नहीं, ऑप्शन। पता नहीं वाले बोलने से नहीं चलेगा, और अच्छे से करो फिर देख लेना, है ना। तो x इक्वल टू z आ गया, क्योंकि ये m टू द पावर 0 है और ये भी 0 है, तो यानी इसमें तो x और z बराबर है ना, तो यानी माइनस एक्स माइनस 2z, यानी माइनस 3x हो गया सब, यानी माइनस 3x, ये पहले वाले से ही आ रहा है, और इस वाले से आ रहा है कि माइनस 3x माइनस y इज इक्वल टू 0, है ना। ये देखो माइनस एक्स माइनस 2z हो गया माइनस 3x माइनस y इज इक्वल टू 0, यानी इससे ये निकल रहा है कि y इज इक्वल टू माइनस 3x। अब इसको यूज कर लो यहाँ, यानी 2x माइनस 3x प्लस 3x, x और z तो बराबर है, इज इक्वल टू 1, तो माइनस 3x से खत्म हो गया, तो यानी x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू हाफ, x अगर हाफ हुआ तो z भी हाफ है ना, तो यानी L आ गया प्रोपोर्शनल टू प्लैंक्स कांस्टेंट टू द पावर हाफ, और y क्या है माइनस 3x, यानी c टू द पावर माइनस 3/2 और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टू द पावर हाफ, यानी L प्रोपोर्शनल टू रूट h, L प्रोपोर्शनल टू रूट g, और L प्रोपोर्शनल टू c टू द पावर माइनस 3/2। खैर c का तो पूछा नहीं है, आई थिंक c और h और g का पूछा, इधर h और g, आई थिंक देन इट्स ओके। बाकी एक बार अपना कर लेना, तो आई थिंक ऐसे m का भी निकल जाएगा, आंसर थोड़ा वैल्यूज अलग आएंगे बट आ जाए। सर एडी आएगा आंसर। हाँ? सर सीडी आएगा आंसर।
ऑप्शन चॉइस में एसीडी दे रखा है, हाँ एसीडी दे रखा है। तो एक बार ए वाला भी चेक कर लो, वो एम वाले एम वाले से चेक कर लो, हो जाएगा डोंट वरी। सर एम तो यूनिटलेस है ना, एम ये समझे नहीं, मैं कह रहा हूं एम के लिए फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको एम रखोगे, फिर इसको 1 रखोगे, इसको 0 रखोगे, इसको 0 रखोगे, तो फिर इक्वेशन बनेगा कि इस बार x माइनस जेड इज इक्वल टू 1 हो, इस बार इक्वेशन अलग आएगा। ओके सर। फिर इसको 0 करोगे, ये वाला इसको 0 करोगे, और उधर वाले को भी 0 करोगे, तो इसे फिर से सॉल्व करोगे, फिर से एक्स वाई जेड के कोई नए वैल्यूज आएंगे, और फिर चेक करो। अभी मैंने बोला ना ये क्वेश्चन सिमिलर है, थोड़ा से बड़े है इसलिए क्योंकि इक्वेशन कई सारे लिखना पड़ रहा है, तो दैट्स व्हाई, अदरवाइज क्वेश्चन कोई ज्यादा सर कॉम्प्लिकेटेड। मैंने एम का निकालना भूल गया तो इसलिए आप चलो तो भी है, तो फिर यानी करेक्ट योरसेल्फ, ठीक है ना, चलो कोई नहीं, ये सब चलते रहे। एक सेकंड, तो इतने सारे क्वेश्चन आ गया ना, कौन सा किया मैंने अभी, 12 है ना, 12 के बाद कौन सा है, आई थिंक 12 के बाद आया 17, 18 और 20, तो 17 पे चले जाओ, 14, 15, 16, 17, डेप्थ ऑफ द वेल मेजर टाइम, ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है 17 कर रहा हूं बाय द वे, अभी हम लोग 17 में बोल रहे हैं, एक पत्थर को गिराया, कुएं में गया, उसका आवाज मेरे कान में आया, तो इसका पूरा टाइम, तो टी कितना आ जाएगा फिर, हाँ एच हाइट से अगर एक ऑब्जेक्ट को गिराते हो तो कितने टाइम पे नीचे गिरता है, एच हाइट से अगर कोई ऑब्जेक्ट को गिराते हो तो कितने टाइम पे नीचे गिरता है, सर √2L/G। वही मतलब √2H/G। बेटे ये सब ना फिंगर टिप पे रखा करो, सिर्फ एक दो जने आंसर दे रहे, ध्यान रखना, यानी √2H/G, ठीक है, ये हो गया। और v वेलोसिटी का साउंड है तो वो h डिस्टेंस ऊपर कवर करेंगे, यानी प्लस h/v, यार ठीक है। h का वैसे तो वैल्यू दे रखा है तो इसलिए t का वैल्यू तो आ जाएगा, है ना, ऑब्वियसली t का वैल्यू तो आ ही जाएगा। अब एक काम करो, एरर कैलकुलेशन, एरर कैलकुलेशन के लिए क्या करें, मैं इसको लिख लो t प्लस dt इज इक्वल टू, इसको लिख लो √2 into h प्लस dh by g प्लस h प्लस dh by v। डेल्टा भी लिख सकते हो, t प्लस डेल्टा t, h प्लस डेल्टा h, h प्लस डेल्टा h, मर्जी है, मैं छोटे वैल्यूज के लिए कैलकुलस टाइप पे लिख रहा हूं, एक्सप्रेशन चलता है। ओके, सो देयरफॉर यू हैव t प्लस dt इज इक्वल टू, ये आ जाएगा √2h by g into 1 प्लस dh by h to the power half। तो मैंने क्या किया, h कॉमन ले लिया तो 1 प्लस dh by h हो गया, है ना, और 2h by g रख दिया क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, और l का h का वैल्यू दे, अच्छा l दे रखा है, चलो कोई नहीं, मैंने h ले लिया, l का वैल्यू दे रखा है 20 मीटर्स, तो 2 into 20 मतलब 40/10, 2 हो गया, ये हो गया 2, और h by v तो 20/300, है ना, यानी 1/15, है ना, ये हो गया 1/15, ये हो गया टाइम का वैल्यू 2 प्लस 1/15, ठीक है, तो यानी हो गया इक्वल टू 31/15, ये t का वैल्यू। चलो तो t प्लस डेल्टा t आ गया, प्लस h बाई v अगर कॉमन लो तो आएगा 1 प्लस dh बाई h। अब ये जो है इसको अलग कर लो, तो दिस कैन बी रिटन एज √2h बाई g into 1 प्लस, अब हम लगाएंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल में क्या होता है 1 प्लस x टू द पावर n, याद आ रहा है ना, देख लो अच्छे से, 1 प्लस x to the power n is approximately 1 plus nx। Please have a very good look at this। तो ये हो जाएगा 1 plus half of dh by h plus h by v plus h by v into dh by h। तो ये इक्वल टू हो जाएगा √2h by g plus √2h by g into 1 plus into half plus 1/2 into dh by h plus h by v plus
h by v into dh by h। ये जो लाइन मैंने लिखा है ये सिर्फ क्लैरिटी के लिए लिखा है, अदरवाइज एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं होता है, मैं थोड़ा लंबा करके लिखा। इसके पीछे रीजन है क्योंकि ये प्लस ये देख, दिस प्लस दिस इज नथिंग बट t, तो यानी ये t पूरा कैंसिल हो जाए, t प्लस dt, t ये और ये कैंसिल हो जाए, फिर dt कितना आ गया, तो dt आ गया इक्वल टू dh बाई h कॉमन ले लो, तो क्या आ रहा है हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ 2h बाई g प्लस, बस यार। अब पूछा क्या है, पूछा है dh बाई h, तो अब तो आ जाएगा dh बाई h, ठीक है। dt मींस dt बोलते यहाँ पे दे रखा है 0.01, तो इसके जगह पुट कर लो 0.01, और बाकी तो वैल्यूज है ही तुम्हारे पास, बस इसको एक्सप्रेस कर लो, ठीक है। और उसके बाद आंसर निकल जाएगा। मतलब देखो सारे वैल्यूज गिवन है, h दिया हुआ है, g दिया हुआ है, h दिया हुआ है, v दिया हुआ है, h दिया हुआ है, dh बाई h तो निकालना है, और dt दिया हुआ है, तो सब कुछ दिया हुआ है और तुमको सिर्फ ये निकालना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। आंसर 1 आएगा ना? हाँ जो भी आ रहा है। 17 के बाद ये 17 था शायद, हाँ 17 के बाद 18। हाँ बेटे सर हाँ बोलो बोलो। सर क्वेश्चन 17 में डेल्टा एल बाय एल तो 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन उसकी परसेंटेज आ रही है 1, एरर परसेंटेज 1 आ रही है। हाँ तो रिलेटिव एरर कई बार हम लोग जो है ना परसेंटेज में भी एक्सप्रेस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है 18। ठीक है, तो इसमें तो वही हो गया कि लाइक g का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो और t is equal to 2 pi under root of l by g, यानी t square is equal to 4 pi square l by g, यानी g आ गया 4 pi square l by t square। और अब अगर मैं वो क्वोशिएंट रूल लगा दूं, है ना, क्वोशिएंट रूल अगर मैं लगा दूंगा तो इन दैट केस क्या आ रहा है ना, डेल्टा g बाई g इज इक्वल टू आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है इसका तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये आ जाएगा डेल्टा l बाई l प्लस 2 टाइम्स डेल्टा t बाई t। I think question is asking what is the accuracy of in percentage of in the determination of g। तो डेल्टा g बाई g आ गया तो लाइक इसको इनटू 100 परसेंटेज में पूछा है, तो ये तो रिलेटिव एरर आ गया, तो लाइक आंसर हो जाएगा, आंसर है दिस इनटू 100, यानी डेल्टा l प्लस बाई l प्लस 2 इनटू डेल्टा t बाई t इनटू 100, आंसर ये है। अब डेल्टा l और l वगैरह सब दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे एक्यूरेसी वगैरह सब दिया हुआ है, और 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी है तो उससे भी आ जाएगा, है ना। तो 20 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर यानी 0.1 क्या आ जाएगा, 0.1 बाई 20 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी क्या है, डेल्टा टी 1 सेकेंड का रेजोल्यूशन है और टाइम दे रखा है 90 सेकेंड, तो 2 इंटू 1 बाई 90, ये आंसर है, ठीक है। ये हो गया 18। ओके इसके बाद आया है 19 एंड 20। चलो ठीक करते हैं। ठीक है, let's just quickly wind up 19 and 20।
रिलेटिव डेंसिटी क्या है जरा समझो। रिलेटिव डेंसिटी होता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन, थोड़ा ध्यान से सुनना, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मास ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम। ठीक है, तो यानी दिस विल बी इक्वल टू मास इन एयर अपॉन मास इन एयर माइनस मास ऑफ वाटर, मास इन वाटर। तो पत्थर का मास इन एयर बाय पत्थर का मास इन एयर माइनस पत्थर का मास इन वाटर। एयर दे रखा है, तो मास इन एयर दे रखा है एज 10 प्लस माइनस 0.1, और इसका हो जाएगा फिर 10 प्लस माइनस 0.1, और मास इन एयर माइनस मास इन वाटर, यानी 10 प्लस माइनस 0.1 माइनस 5 प्लस माइनस 0.1, यानी 10 प्लस माइनस 0.1 माइनस 5 प्लस माइनस 0.1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 10 प्लस माइनस 0.1 बाय 5 प्लस माइनस 0.2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये देखो, ये हो गया 10 प्लस माइनस 0.1, तो चलो एज इट इज, ये माइनस हो रहा है, तो 10 माइनस 5 तो 5 हो गया, लेकिन एरर ऐड होगा, तो एरर 0.1 प्लस 0.1 0.2 आ गया। अब ये क्वेश्चन रूल लगेगा, क्यों? क्योंकि अब तो डिवीजन में आ गया। तो क्वेश्चन रूल क्या कहता है? द रिलेटिव एरर इज इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ दी टू क्वांटिटीज। तो इसका रिलेटिव एरर कितना हो गया? 0.1 बाई 10, और इसका कितना हो गया? 0.2 बाई 5। और अगर परसेंटेज में चाहिए रिलेटिव एरर चाहिए, चलो परसेंटेज में, है ना, तो परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज है, यानी 1 बाई 100 प्लस 4 बाई 100 इंटू 100। जस्ट हैव अ लुक, यानी 5%। ये 19th क्वेश्चन अच्छे से देखो एक बार। 19th कईयों को डाउट आया इट सीम्स, ठीक है, पूरे यहां से यहां तक देखो। कोई डाउट है इसमें? जिन्होंने डाउट पूछे थे या नहीं भी पूछे थे हमें, तो अगर कुछ पूछना अभी भी है इसके अंदर तो पूछ। ना आरओसीएस की ये फार्मूला हमें नहीं पता था। देखो फार्मूला रिलेटिव डेंसिटी का है ना, देखो ना, बोल रहा है ना रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी तो तुम लोगों ने पढ़ा है ना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कैसे निकलता है ना, याद करके देखो। फ्लोटेशन में तुम लोगों ने पढ़े थे 9th में कि लॉस ऑफ बुएंट फोर्स, यानी फोर्स ड्यू टू वाटर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट ना, लॉस ऑफ इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। लॉस्ट लिक्विड डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, तो वही हो गया, तो वो इससे निकलता, ठीक है ना। ओके, चलो आज ना बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है, तो एक काम करो यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें तो एक्चुअली ना ln लेना पड़ेगा। मैं 20th क्वेश्चन में थोड़ा हिंट दे देता हूँ, एक बार ट्राई कर लेना। इसमें ना दोनों साइड ln लेना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी कोई एक्सपोनेंशियल की क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रख, मैं हिंट देके छोड़ देता हूँ आज के लिए, इसको अगले दिन कर लेंगे। एंड दैट इज whenever any question is there like this, a to the power something, है ना, some variable है, ठीक है, a to the power something into b to the power something, है ना, exponential to the power something। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग जो है ना लॉग लेके करते हैं, अगर पावर्स में वेरिएबल है तो, ठीक है ना। अगर पावर्स में वेरिएबल है, इन दैट केस हम लोग लॉग लेके करते हैं। सपोज दीज आर वेरिएबल्स, तो we take log on both sides। हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को, हम लोग दोनों साइड में लॉग लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दैट इज द जनरल ट्रेंड या जनरल मेथड या जनरल एनालिसिस या जो भी कहना चाहिए, ठीक है ना। चलो अनफॉर्चुनेटली वी आर जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो इसलिए अब इसको मैं नहीं करता हूँ।
we will have a discussion on this next class. तो एक काम करो, मैं जाने के पहले एक्चुअली एक छोटा सा चीज डिस्कस करना चाह रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले ही वो कर रहा हूँ. इस दैट देखो अब तो हम लोग ऑलमोस्ट 2 महीने के क्लासेस हो चुके हैं. अब तो तुम लोगों को थोड़ा सा पता चल चुका है कि फिजिक्स टफ है, इजी है, डिफिकल्ट है, मीडियम है, जो भी. लेकिन एक चीज है कि कुछ भी कहो, कुछ भी करो, प्रैक्टिस के बगैर नहीं हो पाएगा. दैट इज अ मस्ट. इसलिए प्रैक्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं एक चार्ट बना रहा हूँ. इस चार्ट को अपना कॉपी में बना लेना सिस्टमेटिकली और वॉल में पेस्ट कर देना. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका फोटो जो है ना वीकली संडे मुझे भेज दिया. चार्ट इज वेरी इजी. हैव अ लुक. चार्ट इज वीक. जैसे ये वाला वीक जो है ना, कमिंग वीक जो है, आज हो गया 25 तारीख, तो कल 26, 27, तो 27 तारीख को वीक खत्म. तो 27 यानी 28 से स्टार्ट होगा और 4 या 5 तारीख डिपेंडिंग ऑन कि वो 31 वाला, ठीक है ना. तो यहाँ अगर मैं प्रीवियस वाला देखता हूँ तो कब से स्टार्ट हुआ, 21 से, और 27 को खत्म हो रहा है. तो यानी 21 to 27 6. ठीक है. अब इसमें क्या करना है बता देता हूं मैं. ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 3 हो गए. ये है टारगेट, ये है टारगेट, ये है अचीव. ये टारगेट और ये अचीव. ये टारगेट और ये अचीव. स्टार्ट विथ 70, 70 एंड 150. 70, 70, 150. मैथ्स का हमेशा याद रखना डबल होना चाहिए. ये टारगेट रखो. तो इस हफ्ते से अगले से शुरू कर दो कि संडे ये चार्ट बना. 70 इस हफ्ते तुमने कितने क्वेश्चन फिजिक्स के सॉल्व वो भरो. चाहे 2 क्वेश्चन क्या हो, 5 क्वेश्चन क्या हो, 25 क्वेश्चन क्या हो, 40 क्वेश्चन क्या हो, 100 क्वेश्चन क्या हो, उससे कोई बात नहीं पड़ता. स्टार्ट करो. मुझे पता है अभी इतना ज्यादा नहीं हुआ हो, तो कोई नहीं, स्टार्ट करो. मान लो तुमने सिर्फ 20 क्वेश्चन किया, तो लिख दो यहाँ पे 20. कोई दिक्कत, कोई दिक्कत. मान लो केमिस्ट्री का टारगेट 70, मान लो तुमने 40 किया, लिख दो 40. कोई दिक्कत, कम है मुझे मालूम है, बट भरो तो. और मैथ्स में मान लो 150 का टारगेट है, मान लो तुमने सॉल्व किया सपोज 50 क्वेश्चन. ये इस संडे करके मुझे भेजना, ठीक है ना. सो देयरफॉर एवरीबॉडी प्लीज गेट ऑन बोर्ड. ये चार्ट बनाओ और ये चार्ट एक सिंगल शीट में बनाओ. थोड़े छोटे छोटे बॉक्सेस बनाना सो दैट काफी वीक्स तक चलता रहे. और ये अपने टेबल के सामने चिपका दो सो दैट जब भी टेबल में बैठोगे, चेयर में बैठोगे, टेबल के ऊपर दिखेगा वो चार्ट, तो तुमको पता रहेगा. और वो चार्ट तुमको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि तुमने ये टारगेट किया था और तुमने ये अचीव. इसके बाद इस चार्ट को कैसे यूज करना है वो मैं बाद में समझाऊंगा, बट पहले स्टार्ट. सो प्लीज ऑन संडे सेंड मी योर अचीवमेंट एंड vis-a-vis ये डेडलाइन 70, 70, 150. Tell me, send me your achievement this week on Sunday. I will remind you on Sunday. ठीक है. चलो तब तक enjoy yourself. Have a good day. Bye bye. you sir. Okay बेटे. चलो okay बेटे. Thank you, sir. चलो thank you बेटे. Have a good day. Bye bye.